मीन्स वह ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है या ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो अर्बनाइज हम अभी अगर हम बात करें तो 2011 के जो आंकड़े हैं उसमें भारत की जो आबादी है उसमें 68% लोग रूरल हैं, और अगर 1901 की बात करें तो उसमें 89% थी। बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। और अर्बन पॉपुलेशन जो है वह 31% है। अगर हम 1901 की बात करें तो वह 10.85% था। किस तरह से यह ग्राफ लगातार अर्बन पॉपुलेशन आप देखिए 10.85, 10.29 है ना, 1951 का है वह, फिर 1921 का है, फिर 1901 10.85, फिर 11 10.29, फिर 21 11.17, फिर 51 17.29, फिर 81 23.31, फिर 2001 27.78, फिर 2011 31.16। फिर प्रोजेक्टेड फिगर भी हमने दिया है कि आज अगर हम जनसंख्या अगले साल हम आकलन करेंगे सेंसस में, जिसको अब NPR कहा जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें अगर हम अभी का आकलन करें तो भारतवर्ष में 65% आबादी ग्रामीण है और 35% आबादी जो है वह शहरी है। तो यह शहरी जनसंख्या भारतवर्ष में लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो रिलीजियस कंपोजिशन है इस चैप्टर का। तो रिलीजियस कंपोजिशन में भी आप जानते हैं कि रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जनसंख्या का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक यह घटक के रूप में देखने को मिलता है। रिलीजियस मल्टीप्लिसिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। मतलब जैसे हम देखते हैं कि भारत में विविधता, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, तो उसी तरह से उनका जो धार्मिक व्यवहार है उसमें भी मल्टीप्लिसिटी है, विविधता है। कई धर्मों का जो बर्थ प्लेस है वो भारत में ही। रिलीजन प्लेस क्रूशियल रोल इन सोशियो कल्चरल लाइफ, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में यह एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर वैसे धर्मों की बात करें जिसका जन्म भारत में ही हुआ, तो वैसे में हिंदुइज्म जो भारत का सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये 4 ऐसे मेजर रिलीजन हैं जिसका ओरिजिन, बर्थ प्लेस भारत में ही है। इससे आप रिलीजियस कंपोजिशन के संदर्भ में भारत को आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ यह बताना भी हमारा कर्तव्य है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। हमारा जो भारत है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहाँ पर किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को तरजीह दिया गया है। सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर एक साथ रहते हैं। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है ना। जैसे आप बांग्लादेश में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, या इस्लामिक कंट्री दूसरे में देखते हैं जहाँ इस्लाम को रिलीजन के रूप में इस्टेब्लिश किया, उस तरह से इंडिया में नहीं है कोई एक रिलीजन। रिलीजियस ग्रुप जो है हमारा कई है, उसमें सेकुलरिज्म का जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने बार डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया है कि भारतवर्ष में कितने 121 करोड़ को हमने स्प्लिट किया है। उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो आबादी है वह हिंदुओं की है। अगर 121 करोड़ की बात हम करें तो लगभग 96 करोड़ जो आबादी है वह हिंदुओं की है ना। 17 करोड़ जो आबादी है वो मुस्लिम की है, और 2.78 करोड़ जो आबादी है वह क्रिश्चियंस की है, और 2 करोड़ जो आबादी है वह सिख्स की है। तो इस तरह से ये 4 ग्रुप हैं। अगर आप नेक्स्ट रिलीजन को देखेंगे तो बुद्धिस्ट का है, उसके बाद जैनिज्म का है, उसके बाद अदर्स का है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन, मतलब 2001 से अगर 2011 की जनगणना को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हिंदू की जो जनसंख्या है वह घटी है, लेकिन मुस्लिम की जो जनसंख्या है वह बढ़ी है। मुस्लिम इंक्रीज्ड, यह सेंसस रिपोर्ट 2011 का बता रहा है। मतलब हिंदुओं की आबादी जो है पिछले जनगणना में घटी है। जो यहाँ पर और भी स्पष्ट आपको टेबल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि हिंदू
रिलीजियस ग्रुप जो है सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप है, लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप दैट अकाउंट्स फॉर 79.84%। यह प्रीवियस सेंसस में लगभग 80% के करीब था। अभी यह मतलब प्रीवियस सेंसस का मतलब 2001 में 80% था, 2011 में 79.8% है। यही चीज़ मैं बता रहा था कि हिंदू की आबादी जो है वह घटी है, लेकिन फिर भी अभी यह सबसे बड़ा हमारा रिलीजियस ग्रुप है। लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इज हिंदू दैट अकाउंट्स फॉर 96 करोड़ पॉपुलेशन इन 121 करोड़, है ना, दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड इन 2011 सेंसस। अगर आप इसके एरियाज को देखें, कहाँ यह आबादी मुख्य रूप से निवास करते थे, हिमाचल प्रदेश की आबादी, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक में ज्यादा अधिकतर जनसंख्या हिंदुओं की है ना। मतलब मेन कंसंट्रेशन हिंदू का आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक। ऐसे जम्मू से लेकर आपको कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर आपको फिर अरुणाचल तक आपको हिंदुओं की आबादी है, लेकिन मुख्य जो हमारा कंसंट्रेशन है वो इसी 4-5-6 स्टेट्स में है। मुस्लिम के बारे में हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है ना, सेकंड डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप है, लेकिन सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है दैट अकाउंट्स फॉर 14.23%। एंड अगर 121 करोड़ में अगर आप स्प्लिट करेंगे तो ये 121 करोड़ में 17 करोड़ की आबादी मुस्लिम की है। मोस्टली कन्फाइंड इन कश्मीर वैली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, है ना, जहां पर इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। पॉकेट्स में इनका कंसेंट्रेशन अधिक होता है। क्रिश्चियंस की आबादी 2.20%, जो कि कुल जनसंख्या 2.20%, और 1 करोड़ में अगर आप देखेंगे तो 2.78 करोड़। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इनका है केरल में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तमिलनाडु में और गोवा में। सबसे अधिक केरल में है, आपको याद रखना। सिख को अगर आप देखेंगे तो यह 1.72 करोड़ है, कुल जनसंख्या इसकी 2 करोड़ से ऊपर है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इनका कंसंट्रेशन है। बुद्धिज्म की बात करें, बौद्ध धर्म का जन्म भी भारत में हुआ है ना। सिख का भी जन्म भारत में ही हुआ है ना। हिंदू का भी जन्म भारत में ही हुआ है। तो बुद्धिज्म की बात करें तो यह कुल जनसंख्या का 1% भी नहीं है, और 84 लाख लोग बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख इनका मेन एरियाज है। जैनिज्म छठा बड़ा रिलीजियस ग्रुप है, 6th लार्जेस्ट, अकाउंट्स फॉर 0.37% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 44.5 lakhs पॉपुलेशन। महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान आर द मेन areas, and smallest group is पारसी, जिसको हम जोरेस्ट्रियन के नाम से भी जानते हैं। यह 0.09% है, जो कि कुल जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो 57,000 है। इनकी आबादी भी महाराष्ट्र और गुजरात में है। यह इंडस्ट्रियस होते हैं, इंडस्ट्रियस ग्रुप के लोग हैं ज़्यादा, पारसी, है ना। तो यह रिलीजियस ग्रुप्स की चर्चा हमने किया, एक टेबल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि भारत में कितने रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कौन मेजर रिलीजियस ग्रुप है, कौन लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है, किनका जन्म भारत में हुआ है, किस तरह से उनका परसेंटेज है और कहाँ पर उनकी आबादी अभी रहती है मुख्य रूप से। अब अगर आप आएँ वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स आप कैसे कहेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कार्यशील आबादी मतलब कुल जनसंख्या में जो लोग कार्यशील हैं, जो श्रम शक्ति हैं, जो वास्तव में आर्थिक क्रियाकलाप के लिए किसी कार्य में संलग्न हैं, उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, तो 2-3 तरह के ग्रुप बनते हैं, एक मेन वर्कर, एक मार्जिनल वर्कर और एक नॉन वर्कर। मेन वर्कर आपको याद रखना है कि वैसे लोग हैं जो एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न है। और जो मार्जिनल वर्कर हैं, सीमांत श्रमिक जिसको आप कहते हैं, इंगेज फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर, अगर 183 दिन से कम एक वर्ष में अगर यह किसी आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न है तो यह सीमांत श्रमिक कहलाएंगे। और नॉन वर्कर्स, गैर श्रमिक आप किसको कहेंगे? डज नॉट वर्क फॉर अर्निंग हिज और हर लाइवलीहुड एट एनी टाइम ड्यूरिंग देयर, किसी वर्ष विशेष में यह कोई ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप नहीं करते जिससे उनकी जीविका या भरण पोषण किया जा सके। अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें भारतवर्ष में तो यह 3 सेगमेंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स पॉपुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन
अकॉर्डिंग टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अगर हम डिफरेंट ऑक्यूपेशन की बात करें तो मुख्य रूप से 3 सेक्टर है इंडिया में। प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि मुख्य है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें उद्योग मुख्य है, टर्सरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज मुख्य है, जिसको हम सेवा कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे अधिक लोग हैं 58.2%, सेकेंडरी में 4.2%, टर्सरी में 37.6% लोग इसमें संलग्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का है, जिससे क्वेश्चंस जनरली आता है, पूछा जाता है कि भारतवर्ष में जो जनसंख्या है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, वितरण जिसको आप कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल वन। अगर हम एक शब्द में अगर हम कहें तो अनइवन, अनइवन का मतलब असमान रूप से वितरण। मीन्स हमने आपको पीछे बताया था कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर देश की 50% से भी अधिक जनसंख्या है, और उत्तर पूर्व के ऐसे राज्य हैं जहां पर देश की 5% से भी कम जनसंख्या है। तो यह जो आंकड़ा है, इससे पता चलता है कि जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नेचर अनइवन है, मीन्स नेचर इज अनइवन। तो कॉजेस क्या है? द अनइवन जो नेचर है, कहीं पर ज्यादा मीन्स टेंस पॉपुलेशन, कहीं पर स्पार्स पॉपुलेशन। अगर आप बिहार को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, वेस्ट बंगाल को देखें, तो यहाँ पर अगर एवरेज डेंसिटी अगर निकालें तो आपको 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक मिलेगा। लेकिन आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में चले जाएं तो एवरेज डेंसिटी आपको लेस देन 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा। तो यह जो अनइवननेस है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो अगर एक लाइन में अगर आपको आंसर देना है तो आप कह सकते हैं डिफरेंशियल नेचर ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेटिक करेक्ट। मतलब डिफरेंशियल नेचर ऑफ लैंडफॉर्म्स का मतलब जो स्थलाकृति है उसके स्वरूप में अंतर। कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे पठारी भाग है, कहीं पे पहाड़ी भाग है। तो मैदानी भागों में पुल फैक्टर होता है, आप जानते हैं, जनसंख्या आकर्षित होती है आर्थिक क्रियाकलाप के लिए। लेकिन उसके दूसरी ओर पठारी भाग में, अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर आप आए, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पुश फैक्टर काम करता है, जहाँ पर जनसंख्या वहाँ से बाहर की ओर जाती है। वह न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के रूप में वो काम नहीं करता, वह अट्रैक्ट नहीं करती है। तो डिफरेंशियल नेचर ऑफ लैंडफॉर्म्स, अगर लैंडफॉर्म्स वैरी करेगा तो जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग होगा, जनसंख्या का कैरेक्टर भी अलग अलग होगा। और क्लाइमेटिक जो जलवायुविक दशा है, जलवायुविक दशा का मतलब कहीं पर वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक होते हैं, तो हाई रेनफॉल, जैसे आप केरला, कोस्टल एरियाज केरला में अगर आप देखें, है ना, इंडो गैंगेटिक प्लेन में अगर आप देखें तो मानसून क्लाइमेट है। तो मानसून क्लाइमेट के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत अधिक है, क्लाइमेटिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो डिफरेंशियल नेचर ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टर प्रमोट्स डिफरेंशियल नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और डिफरेंशियल नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण जनसंख्या का जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के क्लास में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो एरियाज अगर आप देखेंगे, एरियाज ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, जिसकी चर्चा मैं आपको बार बार कर रहा हूं कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वेयर मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रेसाइड्स। एरियाज ऑफ मॉडरेट पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अगर हम भारत की बात करें तो 3 आधार पे इसको हम बांट सकते हैं। एरियाज ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, areas of moderate population, areas of sparse population, areas of maximum population where population is more than 500 persons per square kilometer on an average, areas of moderate population, यहाँ पर हम वैसे राज्यों की बात करें जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 100 से 400 के बीच आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको सदर्न स्टेट्स और सेंट्रल इंडिया में आपको ज्यादा मिलेगा। और थर्ड जो कैटेगरी है एरियाज ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन, मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाएं तो वहां पर आपको स्पार्स पॉपुलेशन मिलेगा। इसमें आपको उत्तराखंड का भी एरिया है, जम्मू कश्मीर का भी एरिया है, हिमाचल प्रदेश का भी एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन आपको स्पार्स मिलेगा। इसमें आपको टेबल मैंने आपको दिया है, उस टेबल के जरिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भारतवर्ष की आबादी 2001 में और 2011 में किस तरह थी, है ना, और कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं 2001 से 2011 में, उनका रैंकिंग 2001 में क्या था, 2011 में क्या था, इसको आप समझ सकते हैं।
अगर इस आंकड़े को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि भारत की आबादी 2011 में कितनी थी, है ना, 2001 में कितनी थी, है ना, कितने प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में थे, रैंकिंग क्या था, है ना। इस तरह से पूरी स्थिति जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसको आपको अध्ययन करना है। कॉजेज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों हमारा पॉपुलेशन अनइवन है, असमान रूप से वितरित है। तो इसमें मोटे रूप से अगर हमने एक लाइन में तो आपको बता दिया कि डिफरेंशियल नेचर ऑफ लैंडफॉल एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टर्स, लेकिन आपको अगर डिस्क्राइब करना है, ये क्वेश्चन 5 नंबर 3 नंबर में भी पूछा जाता है। तो अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस में अगर आता है तो आपको डिफरेंट फैक्टर्स, 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो डिफरेंट फैक्टर्स आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो डिफरेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रोमिनेंट है दैट इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच इंक्लूड्स रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यह मुख्य इसमें फैक्टर्स हैं। मतलब उस प्रदेश की स्थलाकृति, है ना, जिसको आप रिलीफ कहते हैं, जिसको उच्चावच भी कहते हैं, उस प्रदेश की जलवायु, मृदा का स्वरूप, जल की उपलब्धता, यह उसके मुख्य कारक हैं। ये किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपने देखा है कि यह जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर दैट द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टास एंड coastal areas share higher proportion of population than the interior parts of southern states, Himalayan states and North Indian states। यहाँ यह बताना तर्क संगत है कि प्राकृतिक कारकों के कारण ही जो उत्तरी मैदानी भाग है, जो डेल्टाई भाग है, जो तटीय भाग है, वहाँ पर जो जनसंख्या का वितरण है वह दक्षिण के आंतरिक राज्यों, हिमालय के राज्यों या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वहां पर नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उसकी तुलना में वहां पर ज्यादा है। तो ये इट इज ओनली ड्यू टू रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल। मींस आइडियल, यू कैन से आइडियल रिलीफ, आइडियल क्लाइमेट, आइडियल सॉइल। दैट इज व्हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन इंटायर इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन इज कंपैरेटिवली हायर। यहाँ पर आपने देखा कि बिहार में जनसंख्या का घनत्व हमने आपको बताया कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी तरह से अगर आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। वहीं दूसरी ओर अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सिर्फ 17 व्यक्ति है। तो ये फिजिकल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि इंडस प्लेन टू ब्रह्मपुत्र प्लेन इन द नॉर्थ एंड मालाबार एंड कोस्टल कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट इन सदर्न स्टेट्स। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन काफी अधिक है। डेंसिटीज ऑफ बिहार एंड बंगाल आर मोर देन 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आप एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं। सेकेंड जो फैक्टर्स है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, वह सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा किस तरह से यह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है। एवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर and agricultural development, pattern of human settlement, development of transport network, industrialization and urbanization are some of the socio-economic factors which influence distribution of population। means स्थायी कृषि, फिर परिवहन, संचार की विकसित सुविधा, औद्योगिकरण, शहरीकरण, तमाम ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। मोटे रूप में अगर आप देखें, जनरली स्पीकिंग, रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज हैव लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो ऐतिहासिक परिवेश है, नदी घाटी का या मैदान या तटवर्ती तटीय क्षेत्रों का, तो यहाँ पर सभ्यता का विकास प्रारंभ में हुआ था, कृषि कार्य यहाँ पर शुरू हुआ, तो जनसंख्या का दबाव प्रारंभ से ही अधिक रहने लगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी ज्यादा डेवलप थे। अर्बन एरियाज की अगर आप बात करें, अर्बन एरियाज ऑफ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। मतलब अगर आप महानगरों की बात करें, जो हमारा नगरीय संकुल है, अर्बन एग्लोमरेशंस है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण ही आज जनसंख्या का दबाव अधिक। तो सोशियो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर हमारा अहम हो जाता है। हमने आपको एक मैप के जरिए, है ना, यह बताने का प्रयास किया है, डॉट मैप है जिसके जरिए यह बताने का प्रयास किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिंधु गंगा का मैदानी भाग है वहाँ पॉपुलेशन किस तरह से डेंस है। हाँ, और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है
है वो मॉडरेट है। और अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम को छोड़ कर अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम स्पार्स पॉपुलेशन है। मतलब 3 कैटेगरी में आप डेंसिटी को रख सकते हैं। तो इस मैप को भी आपको अध्ययन करना है ना, समझना भी है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को वो कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्वेश्चंस बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। इसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भौगोलिक जो कारक हैं उसमें हम बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो जल संसाधन है उसकी उपलब्धता है। लैंड फॉर्म्स मतलब स्थलाकृति, रिलीफ, किस तरह का स्थल का स्वरूप है, वो मैदानी है, पठारी है या फिर पहाड़ी है या पर्वतीय है। क्लाइमेट, किस तरह का क्लाइमेटिक कैरेक्टर है ना, वर्षा अधिक हो रही है, वर्षा कम हो रही है, तापमान का स्वरूप किस तरह का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल, फर्टिलिटी सॉइल की किस तरह है, अलुवियल सॉइल है, फिर आपका फिर दूसरी ओर रेड और लेटराइट सॉइल है। तो किसमें पुल फैक्टर ज्यादा होगा, किसमें पुश फैक्टर ज्यादा होगा, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में 1 2 3 4 फैक्टर्स हमने आपको बताया। नेचर ऑफ लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक कैरेक्टर, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिर दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो इकोनॉमिक फैक्टर है, जिसमें मेनली मिनरल्स की बात होती है, माइनिंग, अर्बनाइजेशन की बात होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है। मतलब किस तरह से आर्थिक जो कारक हैं, भौगोलिक कारक के बाद आर्थिक कारक कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो खनन, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये तीनों जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर इनका विकास अधिक होगा वहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक में आपको मिलेगा। जैसे आप दामोदर घाटी डीवीसी को ले सकते हैं, माइनिंग एरियाज़ के कारण जनसंख्या का वितरण किस तरह से अधिक है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप एग्जाम्पल मुंबई का ले सकते हैं, अहमदाबाद का ले सकते हैं, कोलकाता का ले सकते हैं, बेंगलोर का ले सकते हैं। किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के कारण जनसंख्या का ग्रोथ अधिक हुआ है। तीसरा जो फैक्टर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। सम प्लेसेस अट्रैक्ट पीपल बिकॉज दे आर ऑफ रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी केंद्र हैं, जगह हैं जो लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण आकर्षित करते हैं। पीपल ऑल्सो टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, नॉट लिटिकल, दैट इज पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट। जहाँ पर जनसंख्या, अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन है ना। जैसे जम्मू कश्मीर की बात हम पहले करते थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव था, अशांति थी, तो वहाँ से जनसंख्या माइग्रेट करती थी। उसी तरह से आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, दूसरे कंट्री का भी हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। कैसे आप श्रीलंका का देख सकते हैं कि कैसे एथनिक क्राइसिस के कारण वहाँ पे आउटवर्ड जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट की। तो अनरेस्ट के कारण भी एक रीजन से दूसरे रीजन में पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है, जिसके कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। At times, government offer incentives to people in a sparsely populated areas or move away from overcrowded places। यह सरकार की नीति होती है कि किस तरह से उसको कंट्रोल करें। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जनसंख्या, पॉपुलेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, बर्थ रेट एक कंपोनेंट्स, डेथ रेट दूसरा कंपोनेंट, इस दोनों कंपोनेंट्स के आधार पे हम नेचुरल इंक्रीज निकालते हैं। नेचुरल इंक्रीज कैसे निकालते हैं? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मीन्स CBR मीन्स क्रूड बर्थ रेट मीन्स टोटल लाइव बर्थ इन गिवन पॉपुलेशन, यू कैन से CDR क्रूड डेथ रेट, टोटल डेथ्स इन पर 1000 पॉपुलेशन। तो अगर नेचुरल इंक्रीज निकालना है तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, नेचुरल इंक्रीज निकलेगा। नेचुरल इंक्रीज के आधार पे ही हम आकलन कर सकते हैं कि भारत की जनसंख्या किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो आप इस फिगर में आप देखेंगे कि 1901 से लेकर 2020 तक का हमने आपको दिया है। 2011 में बर्थ रेट इंडिया का 25 प्रति हज़ार था और डेथ रेट जो था वह 9 प्रति हज़ार था और नेचुरल इंक्रीज जो था वो हमारा 16 प्रति हज़ार था।
और 2020 का हमने एक्सपेक्टेड दिया है 18.2 बर्थ रेट है, डेथ रेट है 7.3 और नेचुरल इंक्रीज है 10.9, मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है आप कह सकते हैं। तो ग्रोथ रेट जो अभी भारतवर्ष का, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि 1.64% पर एनम है। दिस इज़ पर एनम, नॉट डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ 10 वर्षों का होता है, यह एक वर्ष में भारत की जनसंख्या इस दर से बढ़ रही है 1.64%। प्रेजेंट ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो 1.1% पर एनम है, काफ़ी कंट्रोल्ड हुआ है। प्रेजेंट पॉपुलेशन भारत का 138 करोड़ एज पर जनवरी 2020। प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स, दैट इज रिमार्केबल। और नेशनल यूथ पॉलिसी इंडिया ने 2003 में लॉन्च किया है एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, यूथ पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए, वर्किंग फोर्स को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है, जिसको प्रीवियस सेगमेंट में हमने आपको डिस्क्राइब किया, पॉपुलेशन का ग्रोथ हमने आपको बताया था, उसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, 1 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर ग्रोथ की बात करें, जनसंख्या वृद्धि, तो यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव मीन्स घनात्मक, पॉपुलेशन इंक्रीजेस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, 2 दिए गए समय के बीच जनसंख्या में वृद्धि। मीन्स 1901 में जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, 1911 में जनसंख्या 25.2 करोड़ हो गई। तो इन दो जो हमारा डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इस बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो अगर प्लस में आ रहा है तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है, अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये नेगेटिव ग्रोथ, सीधी सी बात है। दूसरी ओर आप कह सकते हैं कि व्हेन बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट, अगर जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में अधिक होती है तो पॉजिटिव ग्रोथ होगा। नेगेटिव ग्रोथ मतलब अगर भारत की जनसंख्या को अगर आप 1901 से 2020 तक अगर आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि हर समय भारत में पॉजिटिव ग्रोथ पाया गया है। सिर्फ एक वर्ष हमने आपको बताया है ना, 1921, है ना, जब जनसंख्या 25.2 करोड़ से 25.1 करोड़ हो गई थी, तो वह नेगेटिव ग्रोथ था। तो नेगेटिव ग्रोथ को हम कैसे कहेंगे, पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि 1911 में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 25.2 करोड़, है ना, डिक्रीजेस इन 1921 टू 25.1 करोड़, ये जनसंख्या घटी है -0.1 करोड़, तो यह -1.1 करोड़ ये नेगेटिव ग्रोथ है। उसके बाद पॉपुलेशन कभी नेगेटिव नहीं हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर 1901 से और 2011 के पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो इसमें मुख्य रूप से 4 फेज हैं, 4 फेज में पॉपुलेशन का ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है ना। तो 1921 मीन्स 1901 से 1921 का जो फेज है वह स्टैगनेंट ग्रोथ है, क्योंकि इसमें जनसंख्या ऑलमोस्ट स्थिर थी, स्टेशनरी थी। हमने आपको फिगर दिया होगा कि किस तरह से जनसंख्या जो है 1901 में 23.8 करोड़ थी और फिर 1921 में वह 25.1 करोड़ हुई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ 20 वर्षों में 2 करोड़ की भी वृद्धि नहीं हो रही है, तो यह ऑलमोस्ट स्टैगनेंट था। दिस फेज वाज रेफर्ड एज स्टैगनेंट ग्रोथ, स्टेशनरी ग्रोथ फ्रॉम 1901 टू 1921। और 21 को भी हमने बताया है आपको कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकेंड फेज इज पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ बिटवीन 1921 टू 1951। तो 1921 में अगर आप देखेंगे कि भारत की जनसंख्या 25.1 करोड़ थी और 1951 में यह 36 करोड़ हो गई। तो यह जो फेज है, धीरे धीरे जनसंख्या मतलब बढ़ रही है, मतलब ये 30 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जनसंख्या जो है वह धीरे धीरे माने ग्रेजुअली इंक्रीज करे, इसको हम लोग स्टीडी ग्रोथ कहते हैं, है ना। वह आज़ादी के पहले का समय था इसमें, लेकिन इसमें 47 से 51 का जो है आज़ादी के बाद का समय। तीसरा जो फेज है
जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, ऑल्सो रेफर्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज 1951 to 81। तो 36 करोड़ से पॉपुलेशन 68 करोड़ तक हो गई, मतलब ये मैसिव था, 36 करोड़ टू 68 करोड़। लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, पॉपुलेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट एफर्ट्स के कारण भारत की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई है, बर्थ रेट भी हमारा सुधरा है, और जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ आफ्टर 1981, इट इज़ रेफर्ड एज पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना होगा कि ये 4 जो हैं पॉपुलेशन फेजेस हैं। Number 1 is period of steady growth, stagnant growth you can say, rather you say stagnant or stationary. Second one is period of steady growth. Third one is explosive stage, and fourth one is डिक्लाइनिंग स्टेज। हमने कुछ असाइनमेंट भी दिए हैं, MCQ में ये क्वेश्चंस हेल्प कर सकता है। इन सभी असाइनमेंट्स को आप बनाने की कोशिश करें, और मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, कई क्वेश्चंस बोर्ड में आए भी हुए हैं, है ना। एक लाइन में या एक शब्द में ही इसके आंसर्स को देने हैं आपको। स्टेट द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड डेंसिटी। मतलब 3 चीज़ हमने दिया है कि पॉपुलेशन के संदर्भ में, माने वर्ल्ड पॉपुलेशन के संदर्भ में भारत का प्लेस क्या है। मीन सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो सेकंड होगा। साइज 7th लार्जेस्ट साइज, यू नो वेल। डेंसिटी अगर आप देंगे तो 5 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यू कैन से अमंगस्ट 5 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। When was first complete census conducted? हमने आपको इसको भी बताया था कि first census was conducted in 1872, but it was conducted on experimental basis. But after that, in 1881, it was conducted officially in whole India. The first complete census was conducted in 1881. What is the total population of India according to 2011 census? As per 2011 census, total population of India is 121 crores, and projected figure is of 2020 is 138 crores. Next, what is the average density of population in India according to 2011 census? Average population density is 382 persons per square kilometer. What is meant by growth of population? Growth means increase. It refers to positive growth and negative growth. Positive growth means increases in population between 2 given point of time, and decreases of population between 2 given point of time, that is negative growth. Which areas are more and less attractive for human habitation in India? More attractive for human habitation means Indo-Gangetic plain, you can say. Give an example where 1/3 of population of India resides, and less attractive is northeastern states except Assam, you can say, where less than 5% population resides. Next one is, which is the largest linguistic group in India? Indo-Aryan accounts for 73% population. What is meant by natural increase? Means difference between birth rate and death rate, that is natural increase. Which census year is called Great Divide year in the history of population growth? That is 1921. I have discussed already. Name the phase which is referred as period of population explosion, that is 1951 to 1981. When was National Youth Policy launched by the Government of India? 2003. In which state density of population is lowest? That is Arunachal Pradesh, where only 17% reside in per square kilometer area. What do you mean by marginal worker? You know well, means persons or individual, you can say, individual who works for less than 183 days in a year, है ना, is marginal worker. Is all about your short answer questions, है ना, and this is based on new pattern of CBSE, that is MCQ question. Which one of the following is the smallest linguistic group of India? I have given 4 choices: Sino-Tibetan, Indo-Aryan, Austric, and Dravidian.
The smallest one is Sino-Tibetan. Which of the following period had witnessed rapid growth of population between 1951 to 1981? And these are the questions asked in CBSE exam. This is most you can say important one. First one is, which year is referred as population divide year in the history of population growth? I have already explained you in 1921. Name the phase which is referred as population explosion. I have already described 1951 to 81. Explain geographical factors influencing population distribution of India, asked in 2017 board exam. You have explained all those factors, which includes geographical factor, that is relief, soil, climate, availability of water. These 4 factors should be discussed. And last one is map skill. All questions have been asked in previous board exam. State having highest population density should be showed. Outline a political map of India. State having highest population density, that is Bihar. A city which is a city with a population of more than 10 million population in North India, that is Delhi, asked in 2018 CBSE exam. And the state with lowest level of urbanization, you all people do on political map of India. This is all about this chapter. Next class will be more descriptive one. This is very interesting. You must understand all those aspects and learn carefully. Thank you very much.